आज जो वाकया जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ वो मामला अब भी अनसुलझा है। हालांकि ऐसी कहानियों और ऐसे केस स्टडीज़ के लिए भी हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमें लिखा है कमेंट बॉक्स में और मेल के ज़रिए, जिसमें लोग ये चाहते हैं कि मैं आपको जानकारी दूं। लेकिन आज जो वाकया मैं आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल रीसेंट इंसिडेंट है। अभी वो केस सुलझा नहीं है, लेकिन वो केस अपने आप में काफ़ी शॉकिंग है। और मुंबई की जो डार्क अंडरबेली जिसे कहते हैं, मतलब जुर्म की दुनिया, जुर्म की जो काली दुनिया है, उससे ये कहानी आपको रूबरू कराने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मामला मुंबई का है। मुंबई के वर्ली आर्म्स डिवीज़न नंबर 3 में एक नौजवान शख्स, एक नौजवान पुलिस कांस्टेबल तैनात है। उसका नाम है विशाल पवार। उम्र है 30 साल। विशाल की कुछ समय पहले ही शादी हुई है, बीवी है, घर में बुजुर्ग माता पिता हैं और अभी तक विशाल को कोई बच्चा नहीं है, मतलब फैमिली जो है उसकी आगे अभी बढ़ी नहीं है। खुशहाल परिवार है, किसी तरह की कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। विशाल जो है बहुत मेहनती लड़का है। और होता यह है कि 27 अप्रैल को, यानी पिछले महीने की बात है, वो रात के वक्त ड्यूटी जा रहा था। सिविल ड्रेस में था, पुलिस की वर्दी उसने नहीं पहनी थी और लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था। आपको पता है मुंबई की एक बड़ी आबादी हर रोज़ लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती है और लोकल ट्रेन को मुंबई की लाइफलाइन भी कहा जाता है। तो जब वो माटुंगा से सायन रेलवे स्टेशन के बीच एक लोकल ट्रेन में था और ट्रैवल कर रहा था, तो ट्रेन जो है काफ़ी धीमे चल रही थी और विशाल पवार अपने मोबाइल फ़ोन पर ट्रेन के फुटबोर्ड के पास, यानी ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े होकर किसी से बात कर रहा था। आमतौर पर जो मुंबईकर हैं, जो मुंबई के लोग हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बिल्कुल गेट के पास खड़े होकर वो मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात करेंगे तो झपटमार जिसे कहते हैं, रॉबर्स, चलती ट्रेन में वो ऐसे मौक़ों पर अक्सर मोबाइल छीन झपट कर भाग जाते हैं। कई बार हादसे भी होते हैं, तो मुंबईकर ऐसी चीज़ों से बचते हैं। विशाल पवार चूँकि पुलिस में था तो शायद उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहा होगा कि मैं पुलिस में हूँ। हालांकि वो वर्दी तो उसने नहीं पहनी थी, उसके मन में बेशक कॉन्फिडेंस हो। जो क्रिमिनल है उसके लिए विशाल पवार भी किसी दूसरे शिकार की तरह ही है। तो खैर, विशाल पवार ट्रेन के गेट के पास खड़े होकर मोबाइल फ़ोन से बात कर रहा था और ट्रेन बहुत धीमे धीमे आगे चल रही थी, खिसक रही थी। इतने में किसी ने ज़ोर से एक डंडा विशाल के हाथ पर मारा, और उसी हाथ पर मारा जिस हाथ से उसने मोबाइल फ़ोन पकड़ रखा था। ये आदमी नीचे खड़ा था, मतलब ट्रेन की पटरियों के पास, और ट्रेन के साथ बिल्कुल सट कर खड़ा था। तो जैसे ही उस हाथ पर चोट लगी, विशाल के हाथ से उसका मोबाइल फ़ोन छूटकर नीचे ज़मीन पर रेलवे ट्रैक के पास गिर गया। अब फ़ोन गिरते ही विशाल जो है वो परेशान हो गया, बेचैन हो गया। उसे लगने लगा कि अरे ये तो बुरा हुआ। ऊपर से हाथ में चोट भी लगी थी, उससे भी वो परेशान था। लेकिन चूंकि ट्रेन की स्पीड कम थी और विशाल था तो सिविल ड्रेस में, लेकिन था तो एक पुलिस वाला, तो उसके अंदर जो है चोरों को पकड़ने की और अपना मोबाइल फ़ोन रिकवर करने की सोच जगी और वो फ़ौरन ट्रेन से नीचे उतर गया। ट्रेन चूँकि रेंग रही थी, धीरे धीरे चल रही थी, तो ट्रेन से उतरना उसके लिए संभव था। और ट्रेन से जैसे ही नीचे उतरा, उसने देखा कि एक दूसरा लड़का उसका मोबाइल फ़ोन रेलवे ट्रैक के पास से उठाकर भाग रहा है। यानी दोनों लोग जो है एक साथ आए थे। इन लोगों ने उस मोबाइल फ़ोन को लूटा और वो भागने लगे। विशाल ने जब ये चीज़ देखी तो विशाल ट्रेन से उतरकर इन लुटेरों के पीछे दौड़ने लगा। ध्यान दीजिएगा, ये घटना जो है रात के 9 साढ़े 9 बजे के आसपास की है, यानी काफ़ी अंधेरा इस वक्त होता है। और इसी अंधेरे में रेलवे ट्रैक के साथ साथ विशाल जो है वो उन रॉबर्स का पीछा कर रहा है, दौड़ रहा है। तकरीबन 100 से 150 मीटर तक विशाल इन लुटेरों को चेज़ करने में कामयाब हो जाता है। और जब विशाल को ये लगता है कि अब वो किसी भी मोमेंट जो है उनमें से किसी एक लुटेरे को पकड़ लेगा, तब तक जो है अंधेरे में ही 4-5 लड़के उसे हर तरफ से, चारों तरफ से आकर घेर लेते हैं। विशाल को समझ में नहीं आता कि यार इतने लोग कहाँ से आ गए, क्योंकि वो पीछा तो 1 या 2 लोगों का ही कर रहा था। असल में ये जो रॉबर्स थे वो उसी रेलवे ट्रैक के आसपास गैंग बनाकर रहते हैं, और जब भी इस तरह का कोई सिचुएशन आता है जिसमें कोई आदमी किसी रॉबर को पकड़ने, उससे लूटा गया सामान वापस लेने, उसे पीटने या उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो बाकी रॉबर्स जो हैं
ऐसे मौके पर एक्टिव हो जाते हैं और जो भी आदमी उनके एरिया में आकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है उन पर ये सारे लोग झुंड बनाकर टूट पड़ते हैं। तो उसी मोडस ऑपरेंडी के तहत, उसी काम करने के तरीके के तहत अचानक विशाल को रॉबर्स का एक झुंड जो है चारों ओर से घेर लेता है। इसके बाद विशाल के साथ उन रॉबर्स की धक्का मुक्की और गाली गलौज मारपीट की शुरुआत हो जाती है और विशाल जितना उस रॉबर से अपने मोबाइल को लेने, छीनने और उसे ओवरपावर करने की कोशिश करती है, बाकी रॉबर्स जो है विशाल को बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। इसी बीच एक बड़ी अजीब बात होती है। पीछे से अब इतने सारे लोग विशाल को घेरे हुए हैं, सारे लोग विशाल को मार रहे हैं, विशाल अपना फ़ोन लेने की कोशिश कर रहा है। इतने में एक आदमी, इन्हीं गैंग का एक आदमी पीछे से विशाल के पीठ पर एक सुई चुभो देता है, एक इंजेक्शन चुभो देता है और इंजेक्शन में जो भी फ्लूइड है उसे वो पूरी ताकत से विशाल के पीठ में पंप कर देता है, यानी इंजेक्ट कर देता है। अभी विशाल को काफ़ी तेज़ दर्द होता है, उसे समझ में नहीं आता है कि ये क्या मामला है और पीठ पर क्या चुभो दिया। वो परेशान भी हो जाता है। अच्छा, डॉक्टर्स जो होते हैं वो जब सुई लगाते हैं तो जाहिर है काफ़ी एहतियात बरतते हैं और कई डॉक्टर बड़ी रहमदिली से भी पेश आते हैं, लेकिन यहाँ तो मरने मारने वाली बात है। यहाँ रॉबर जो है वो इस आदमी को, विशाल को दुश्मन समझ रहे, तो उसके पीठ पर सुई लगा देते हैं पूरी ताकत से और सुई में जो भी चीज़ है, लिक्विड है, वो उसके शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। अभी विशाल जब तक उस सुई से पार पाता, उसके दर्द को समझ पाता या बाकी लोगों से निपट पाता, तब तक एक और लड़का आता है और उसके पास कोई लाल रंग की लिक्विड होती है। वो सारा लिक्विड वो विशाल के मुंह में ज़बरदस्ती डाल देता है। इस तरह से हुए डबल अटैक से विशाल शारीरिक और मानसिक तौर पर होपलेस हो जाता है। उसे लगता है कि अब शायद उसका इन लोगों से मुकाबला करना मुश्किल है। उसका सिर घूमने लगता है और वो नीचे रेलवे ट्रैक के पास ज़मीन पर गिर जाता है, गिरकर बेहोश हो जाता है। अब ये जो रॉबर्स हैं जिन्होंने विशाल का मोबाइल फ़ोन लूटा था, फ़ोन तो उनके पास रहा ही, विशाल के पास और भी जो चीज़ें थी जेब में, वो सारी चीज़ें वो निकाल लेते हैं और उसके बाद ये सारे के सारे रॉबर्स वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। विशाल रात को बेहोश बेसुध उसी रेलवे ट्रैक पर पड़ा रहता है। पूरी रात निकल जाती है 27 अप्रैल की। 28 अप्रैल की सुबह जब सूरज की किरणें विशाल के चेहरे पर पड़ती हैं तो विशाल को होश आता है। कुछ देर के लिए उसे समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ पर है और क्या हुआ है उसके साथ, लेकिन बाद में वो रियलाइज़ करता है, पिछले रात वाली घटना उसे याद आती है। तो फिर वो रेलवे ट्रैक से उठता है, किसी तरह से वो अपने कपड़े वपड़े झाड़ कर वहाँ खड़े होता है और वहाँ से लोगों से लिफ्ट मांगकर, कोई ऑटो या टैक्सी किराए पर लेकर वो किसी तरह अपने घर पहुँचता है और घर पहुंचकर अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बताता है। इत्तेफाक से विशाल की जो बीवी है वो अपने मायके गई हुई है, तो विशाल अपने पेरेंट्स के साथ ही हैं और विशाल अपने पेरेंट्स को सारी बातें बताता है। आस पड़ोस के लोगों को भी, जो भी नाते रिश्तेदार हैं, उनको इसके बारे में पता चलता है। सारे लोग विशाल को लेकर पहुंचते हैं फ़ौरन हॉस्पिटल, क्योंकि उसकी तबीयत जो है वो घर पहुंच तो गया था लेकिन ठीक नहीं थी। उसे काफ़ी तेज़ दर्द की शिकायत थी और सर भारी था, बहुत तरह के मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे। तो उसे लेकर घर वाले हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उसे ठाणे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसके बाद 3 दिन गुजरते हैं, विशाल की मौत हो जाती है, उसकी जान चली जाती है। इससे पहले जो पुलिस है कोपरी पुलिस स्टेशन की, वो विशाल के पास पहुंचती है जब विशाल जीवित था, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, और वो विशाल से पूछताछ करके पूरे घटनाक्रम को समझती भी है और उसके बाद में विशाल की जान चली जाती है। तो उससे पहले पुलिस ने जो केस रजिस्टर किया था वो रॉबरी, लूटपाट, मारपीट का ही किया था, लेकिन बाद में इस मामले में पुलिस कत्ल की धारा भी इंक्लूड करती है और अब विशाल के कत्ल के मामले में पुलिस जो है उन रॉबर्स को ढूंढ रही है जिन्होंने देर रात विशाल का मोबाइल फ़ोन लूटने के लिए उस पर हमला किया और उसे कोई जहरीली चीज़ का इंजेक्शन लगाकर उसकी जान ले ली। फिलहाल पुलिस ने विशाल की लाश का पोस्टमार्टम भी करवाया है और उसके विसरा यानी शरीर के जो अंदरूनी अंग है उसे पुलिस ने सुरक्षित रखा है ताकि उसे टॉक्सिकोलॉजी इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में भेजा जाए। आमतौर पर जब किसी के शरीर में जहर होता है और चाहे वो फूड इंटेक के ज़रिए हो या ब्लड के ज़रिए हो, उसके सिम्टम्स जो है इंटरनल बॉडी ऑर्गन पर दिखाई देते हैं, मौजूद होते हैं और इसका खुलासा जो है वो टॉक्सिकोलॉजी इन्वेस्टिगेशन से ही होता है। तो इसीलिए पुलिस ने विसरा भी सुरक्षित रखा है। पुलिस अब ये जानना चाहती है कि आखिर वो कौन सी जहरीली चीज़ थी जिसके ख़तरनाक इंजेक्शन के एक घात, एक वार ने
एक हंसते खेलते नौजवान की ज़िंदगी ख़त्म कर दी, विशाल पवार से उसकी ज़िंदगी छीन ली। इसी के साथ जो विशाल का पूरा परिवार है, आप समझिए कि उस पर भी कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। नई नवेली बीवी, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, बुज़ुर्ग माँ बाप क्या सोच रहे होंगे, उनकी हालत कैसी होगी। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल को एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ी। बल्कि यहाँ मैं दो गलतियों के बारे में बात करना चाहूँगा। एक गलती तो ये कि ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े होकर मोबाइल फ़ोन से बात करना, ये अपने आप में बहुत ख़तरनाक तरीका है। और इसमें चलो विशाल तो रॉबर का शिकार बन गए, लेकिन इससे एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। अगर मान लीजिए आपका हाथ ज़रा भी, आपकी पकड़ ढीली पड़ी, ट्रेन में कोई झटका लगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो एक तो ये गलती, और दूसरी गलती जिसे मैं कहूँगा वो ये कि अगर ऐसा हो भी गया, रॉबर्स ने ट्रेन अगर लूट भी लिया, फ़ोन अगर लूट भी लिया, तो विशाल को उनका पीछा नहीं करना चाहिए था। ये बात समझनी चाहिए थी कि रात के अंधेरे में ऐसे किसी अनजान जगह पर आप दौड़ रहे हैं और रॉबर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहीं से भी सेफ़ नहीं है। क्योंकि एक तो विशाल अकेला था और ऊपर से उसने वर्दी भी नहीं पहनी थी। पुलिस की वर्दी का खौफ होता है, अगर वो रात के इस तरह से पुलिस की वर्दी में शायद रॉबर को चेज़ करता तो बात कुछ और होती, लेकिन ये सिविल ड्रेस में था, पहली बात। और दूसरा ये कि एक अकेला पुलिस वाला भी बहुत बार जो है वो गुंडों बदमाशों के झुंड के आगे हार जाता है, क्योंकि क्रिमिनल लोग जो है वो कॉन्सिक्वेंस के बारे में, अंजाम के बारे में नहीं सोचते, वो हमला करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए पुलिस वालों को भी अपनी सुरक्षा और सेफ्टी का पूरा ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। तो ये अपने आप में बड़ी दुखद कहानी थी, जिसका इन्वेस्टिगेशन अभी होना बाकी है, उन रॉबर्स का पकड़ा जाना भी बाकी है। मुंबई में आम बोलचाल की भाषा में मुंबईकर जो नशेड़ी लोग होते हैं उन्हें गर्दुल्ले और चरसुल्ले कहकर पुकारते हैं। जो चरस लेते हैं वो चरसुल्ले, और जो बाकी दूसरे किस्म के सूखे नशे करते हैं उन्हें गर्दुल्ले मुंबई में कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि ये एग्जैक्ट मतलब, ऐसे तो बोलचाल की भाषा है, बोली का हिस्सा है ये, लेकिन ये स्लैंग है या नहीं ये मुझे नहीं पता। अगर तो ये कोई ऑब्जेक्शनेबल टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, तो सारे मराठी मानुष और मुंबईकर मुझे माफ़ करेंगे, आप लोग भी माफ़ करेंगे। और अगर ये एक्सेप्टेबल टर्म है तो फिर यही टर्म है जो ड्रग एडिक्ट्स के लिए मुंबई में यूज़ किया जाता है। और मुंबई में जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनकी समस्या बहुत बड़ी है, और क्राइम में उनका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि नशे के लिए उन्हें रुपयों की ज़रूरत होती है, और वो किसी भी सूरत में रॉबरी करके, छीन कर, झपट कर, चुरा कर जो है अपने नशे की चीज़ें खरीदते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। और जो लोग इस तरह के नशेड़ियों के आड़े आते हैं, कई बार उन्हें अपनी ज़िंदगी से हाथ भी धोना पड़ता है। तो विशाल पवार का मामला कुछ ऐसा ही है, बहुत ही दुखद और बहुत ही अफसोसनाक।